नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नव्य ज्ञान मंत्रा पर। आज मैं लेकर के आया हूँ राजस्थान के प्रमुख राजवंश, जिसमें हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति और मेवाड़ राजवंश से संबंधित बहुत सारे प्रश्न। ये क्लास नवीनतम पैटर्न के अनुसार तैयार की गई है। पिछली बार राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अपने अध्ययन किया था। अब राजस्थान के प्रमुख राजवंशों से संबंधित हैं। इसके 4 से 5 क्लासें मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। आप एक एक कर उसे देखते रहना। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये नवीनतम पैटर्न के अनुसार मैंने पूर्ण मनोयोग के साथ में क्लास बनाई है। इसमें क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। भले ही कम लोग देखें, लेकिन जो देखेगा उसको निश्चित तौर पर कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस क्लास से। मैं बिना किसी देरी किए आज की क्लास को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन करूँगा कि आप इन प्रश्नों को पढ़ना और साथ में नोट डाउन करते रहना कि कितने प्रश्न आप सही कर पाए और कितने आपके गलत हुए तो क्यों हुए। विद्यार्थियों, इस नवीनतम पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप इसके साथ में अभी पढ़ना प्रारंभ करोगे, तो निश्चित तौर पर सफलता आपके चरणों में होगी। चलिए, बिना किसी देरी किए मैं इस वीडियो को प्रारंभ करता हूँ, अपनी इस क्लास को प्रारंभ करता हूँ। ये रहा पहला प्रश्न। पहले 3 से 4 प्रश्न राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है। पहले आप इसके आंसर दीजिए। मैं इस 4 प्रश्नों के बाद में एक शॉर्ट रूप से, व्याख्यात्मक रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। उसके बाद कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ये रहा पहला प्रश्न है। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा, जो राजस्थान के महान इतिहासकार हुए, उन्होंने राजपूतों को वैदिक आर्यों के क्षत्रिय वंशज मानते हैं। जो राजपूत वंश है उनको वैदिक आर्यों के क्षत्रिय वंशज मानते हैं। इसका कारण है, उनके अनुसार राजपूतों की शारीरिक संरचना प्राचीन क्षत्रियों के समान है। क्या कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या करता है या नहीं करता है, आपको बताना है। तो पहले तो मैं आपको इसका सीधा ही उत्तर बता देता हूँ। 4 प्रश्नों के बाद में मैं पूरा आपको जो जितने भी 4 मत जो प्रचलित हैं राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के, वो मैं एक साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर ए रहने वाला है। क्यों? क्योंकि गौरीशंकर हीरानंद ओझा जी ने वैदिक आर्यों को क्षत्रियों की संतान माना था, क्योंकि उनके अनुसार राजपूतों की शारीरिक संरचना प्राचीन क्षत्रियों के समान है। ठीक है, अगला प्रश्न। वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहा हूँ। आपको अगर ऐसा लगे तो आप पॉज करके भी इस वीडियो को देख सकते हो। अगला प्रश्न है कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का वर्णन पृथ्वीराज रासो से मिलता है। इसका कारण है, यह कथा क्षत्रियों के पुनः शुद्धिकरण की प्रक्रिया को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है। क्या यह आंसर सही है? क्या ये कथन सही है और कारण सही है? क्या कारण कथन की व्याख्या कर रहा है? तो बिल्कुल, अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का वर्णन पृथ्वीराज रासो में मिलता है, जो चंद्रप्रदायी का ग्रंथ है। ये पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदायी का ग्रंथ है, जो पृथ्वीराज तृतीय के समय राजकवि हुए, उसका कारण है यह कथा क्षत्रियों के पुनः शुद्धिकरण की प्रक्रिया को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मण मूल का माना। इसका कारण है कि बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश के सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। तो इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कथन कारण की व्याख्या भी करता है। तो इसके लिए इसका भी आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर दशरथ शर्मा ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार राजपूत कई बार अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते हैं। इसका आंसर टिक करिए। बिल्कुल, इसका उत्तर ए है। कथन और कारण दोनों ही सही है। अगला प्रश्न, जेम्स टोड ने राजपूतों को शक या सीथियन जाति का वंशज माना। इसका कारण है, उन्होंने राजपूतों और शकों के रीति रिवाजों में समानता बताई। बताइए क्या आंसर होने वाला है। इसके बाद में मैं संपूर्ण जो 4 सिद्धांत प्रचलित है उसकी व्याख्या बता देता हूँ, और आप चाहो तो इसे अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर भी लिख देना। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर 4 मत प्रचलित हैं, जिसमें से पहला, वैदिक आर्यों की संतान। ये मत दिया था डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद जी ओझा ने, तथा सीवी वैद्य ने भी इनको आर्यों से संबंधित माना था, इनका समर्थन किया था। हीरानंद जी ने कहा था कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते हैं, और प्राचीन आर्यों की भांति ही यज्ञ और बलि में उनका विश्वास रहता है। और तीसरा, इन्होंने फैक्ट बताया कि उनके जो शारीरिक संरचना थी, उनका जो सुंडोल शारीरिक गठन, गठीला बदन था, लंबी नाक थी, लंबे सिर से यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। दूसरा विद्यार्थियों मत चलता है अग्निकुंड से उत्पन्न।
राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न होने का जो मत मिलता है, ये हमें मिलता है पृथ्वीराज तृतीय के एक दरबारी विद्वान थे चंद्रप्रदायी। उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। उसमें उन्होंने बताया था कि जब ऋषि मुनि यज्ञ वगैरह अनुष्ठान वगैरह किया करते थे तो राक्षस उसमें हड्डियाँ मांस मल मूत्र डालकर उन्हें अपवित्र कर दिया करते थे। तो वशिष्ठ जी ने माउंट आबू पर एक यज्ञ किया था और जिससे उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति की थी, जिसमें से 4 वंश के राजपूत उत्पन्न हुए थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इसमें इसको इस मत को समर्थन देते हैं अपने सूर्यमल मिश्रण है और अमूणो तो नैणसी है, इन्होंने भी इन्हें समर्थन दिया है। लेकिन वर्तमान जो वैज्ञानिक युग है उसमें कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता है। तब कुछ विद्वानों ने ये मत भी दिया कि हो सकता है उस समय विदेशी जो आक्रांता थे, शक थे, शिथियन, हूण वगैरह आया करते थे, तो उनको शायद यज्ञ के माध्यम से शुद्ध कर दिया हो। लेकिन ऐसे यज्ञ से सीधा उत्पन्न करना एक असंभव सा लगता है। और तीसरा मत विद्यार्थियों चलता है अपने ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। और इन्होंने इसके पीछे फैक्ट ये दिए कि गुहिल जो राजपूत थे, गुहिल वंश, मेवाड़ का जो गुहिल वंश है, वो नागर ब्राह्मणों से उत्पन्न है। नागर जो गोत्र हैं उनसे उत्पत्ति बताई है। और बाकायदा महाराणा कुंभा ने एक ग्रंथ लिखा था, जयदेव का जो ग्रंथ है गीत गोविंद, गीत गोविंद पर टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने। तो उसमें कुंभा ने बताया कि जो गुहिल था वो नागर ब्राह्मण गुहादित्य का वंशज था। और दूसरी चीज़ इन्होंने एक और फैक्ट बताया डॉक्टर भंडारकर ने। इन्होंने कहा कि बिजोलिया, एक भीलवाड़ा के अंदर स्थान है बिजोलिया, वहाँ पर एक शिलालेख मिलता है वासुदेव चौहान का। उसमें लिखा हुआ है कि ये जो चौहान हैं ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के वंशज हैं। और इसका सपोर्ट किया गोपीनाथ शर्मा ने। इन्होंने इस मत को समर्थन दिया। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसका खंडन भी किया, विशेषकर दशरथ शर्मा का नाम आता है। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कई बार होता है, कई राजपूतों ने ब्राह्मणों के गोत्र को अपना लिया था, उनके गोत्र का नाम उन्होंने अपने हिसाब से रख लिया था। तो इस हिसाब से अपन नहीं कह सकते कि ब्राह्मणों की संतान है क्षत्रिय। और चौथा मत चलता है विद्यार्थियों विदेशियों की संतान। विदेशियों की संतान को लेकर के टॉड, हालांकि टॉड एक राजस्थान के इतिहास में उनका स्मरणीय योगदान है, लेकिन टॉड यहाँ पे कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति शक और शीथियनों से हुई है, क्योंकि ये भी अस्त्र पूजा करते हैं और शक और शीथियन भी अस्त्र पूजा करते थे, अश्वमेध यज्ञ वगैरह वो भी करते थे। तो टॉड भैया यहाँ पे थोड़े से गलत साबित होते हैं। हालांकि इनका योगदान राजस्थान के इतिहास में स्मरणीय है, लेकिन यहाँ पर टॉड भैया ने गलती कर दी। अब टॉड भैया को ये कौन समझाए कि ये जो सूर्य की उपासना है या फिर अश्वमेध यज्ञ है, शस्त्र पूजन है, ये तो वैदिक काल से ही प्रारंभ है। शक तो उत्तर मौर्य काल में आए हैं। और एक और विद्वान हुए, विदेशी विद्वान हैं स्मिथ, उन्होंने कहा था कि ये हूणों की संतान है, क्योंकि इन्होंने भी यही टॉड का समर्थन करते हुए कहा कि ये रीति रिवाज पुराने वाले हैं। तो ये भी मत खारिज होता है। जो एक प्रमाणिक मत कहें तो वैदिक आर्यों की संतान जो है वो वाला मत एकदम फिट बैठता है। खैर चलो, अगला प्रश्न अब भी अपन देखते हैं। ये प्रश्न अब मेवाड़ के राजवंश से हैं। ये रहा पहला प्रश्न। ज़्यादा देरी नहीं करूँगा, मैं फटाफट बता रहा हूँ। बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार स्थापित कर गुहिल सत्ता को संगठित राज्य रूप दिया तथा नागदा आहड़ को सत्ता केंद्र के रूप में विकसित किया। इसका कारण है उन्होंने प्रतिहारों से सामरिक संबंध स्थापित कर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में हस्तक्षेप किया। बताइए, इसका प्रश्न बहुत लेंथी है, यही से आपकी समझ डेवलप होगी। अब सीधे प्रश्न आने वाले नहीं है कि एक प्रश्न पूछा और उनके 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से टिक कर दिया। अब रटंत विद्या छोड़ो, अब आपको समझना पड़ेगा। तो बिल्कुल बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार स्थापित किया था, गुहिल सत्ता को संगठित राज्य रूप दिया था और आहड़ को सत्ता के केंद्र के रूप में विकसित किया, क्योंकि उन्होंने प्रतिहारों से सामरिक संबंध स्थापित कर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में हस्तक्षेप किया। तो इसके कथनों के कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राणा हमीर ने चित्तौड़ का पुनरुद्धार कर सिसोदिया सत्ता को पुनर्जीवित किया, जिसका कारण है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद मेवाड़ की राजनीतिक संरचना पूर्णतः समाप्त हो गई। तो बिल्कुल कथन तो सही है, राणा हमीर ने चित्तौड़ का पुनरुद्धार कर सिसोदिया सत्ता को पुनर्जीवित किया था, क्योंकि अलाउद्दीन का आक्रमण होता है 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण होता है। यहाँ के शासक होते हैं रतन सिंह जी। तो रतन सिंह जी के समय एक शाका होता है, जौहर होता है और केसरिया होता है, और रतन सिंह जी मेवाड़ के लिए शहीद हो जाते हैं। तो ये जो राणा शाखा थी, जो माफ़ कीजिएगा रावल शाखा थी, तो वो रावल शाखा यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन उनके बाद में लगभग 26 वर्ष बाद हमीर चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण कर यहाँ पर
अपना राज्य स्थापित करता है और सिसोदिया सत्ता को स्थापित करता है। तो इसका कथन और कारण दोनों ही सही हैं और इसकी व्याख्या भी करते हैं। तो इसका भी आंसर ये रहेगा। अगला प्रश्न, इसको बताइए। ये प्रश्न बड़ा शानदार है, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा भी गया है कि हल्दीघाटी युद्ध 1576 के बाद या फिर हल्दीघाटी युद्ध से मेवाड़ पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु अकबर द्वारा भेजे गए मुगल सेनानायकों या अभियानों का सही काल क्रम क्या है, बताइए। तो मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, सबसे पहले तो दो आएगा। मान सिंह पहले आया था 1576 के अंदर, उसके बाद में 77 से लेकर के 79 तक शहबाज खां को भेजा था अकबर ने 3 बार। 77, 78, 79 में शहबाज खां आया था, लेकिन उसको भी हाथ कुछ नहीं लगा। फिर 80 के अंदर 1580 में ये आता है अब्दुल रहीम खान खाना। तो 2, 1, 3 और लास्ट में जगन्नाथ कछवा आपके 1584 के अंदर जगन्नाथ कछवा को भेजा जाता है। तो 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन ये सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये एक टेस्ट सीरीज़ मैंने प्रारंभ की है और उसमें लिमिटेड स्टूडेंट ही है, क्योंकि थोड़ी संसाधनों की सीमितता है मेरे पास में, तो इसलिए मैं जोड़ नहीं पाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे मित्रों ने मुझे कहा था कि इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना है, तो अब थोड़े से सीमित संसाधनों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपकी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाऊँगा। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो मैं एक नई टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ करूँगा। और मेरा आगे मानस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है, मैं उस पर खरा उतर पाता हूँ कि नहीं उतर पाता हूँ। मैं एक फ्री टेस्ट सीरीज़ लाऊंगा पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट बेस के हिसाब से मैं क्लासें लूँगा। हालांकि मेरे पास में बहुत सारी कोचिंग संस्थान के भी जो नामी संस्थान हैं उनके ऑफर्स हैं, लेकिन मैंने चाहा कि मैं मेरा खुद का स्टार्टअप करूँगा। मैंने ये स्टार्ट किया, 0 लेवल से स्टार्ट किया। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी मेहनत से आगे बढ़ूँ, क्योंकि मेहनत मुझे पता है एक कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा, लेकिन जब मुझे सफलता मिलेगी तो बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि मेहनत के बाद में जब सफलता मिलती है ना, तो आदमी को आनंद आता है। लीजिए ये प्रश्न, राणा कुंभा का काल मेवाड़ के सांस्कृतिक व सैन्य उत्कर्ष का युग था। उन्होंने संगीत राज की रचना की, 80 से अधिक दुर्गों का निर्माण संरक्षण कराया तथा मालवा गुजरात शक्तियों को परास्त किया। इसका आंसर क्या रहने वाला है? बिल्कुल, राणा कुंभा का काल मेवाड़ के सांस्कृतिक एवं सैन्य उत्कर्ष का, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ वगैरह लिखे थे। एक संगीतज्ञ टाइप का व्यक्तित्व था। और सैन्य उत्कर्ष का युग भी कह सकते हो, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया, है ना। तो ये कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, राणा सांगा ने उत्तर भारत में राजपूत संघ को संगठित किया। वे दिल्ली की सत्ता पर प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित करना चाहते थे। क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल, राणा सांगा ने उत्तर भारत के कई राजपूतों को, जिसे पाती परवन की प्रथा कहते हैं, बाबर से युद्ध लड़ने से पहले एक झंडे के नीचे एकत्रित किया था। तो राणा सांगा पहले शासक थे जिन्होंने उत्तर भारत के संपूर्ण राजपूतों को संगठित किया था, और वे दिल्ली की सत्ता पर प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित करना चाहते थे। तो इसका क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल उत्तर भारत को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। तो इस कथन और कारण के इसकी व्याख्या करता है। चलिए ये प्रश्न, ये तो लड्डू सा क्वेश्चन है, इसको तो आप कर ही सकते हो। हल्दी घाटी युद्ध सीधा सा, अगर आपको कुछ नहीं आया ना, तो हल्दी घाटी का युद्ध तो आपको पता ही है, 1576 होगा इसका। तो अमर सिंह और जहांगीर की संधि, सीधी सी बात है। उदयपुर की स्थापना, इसका ये रहेगा। और अंत में बचा बहादुर शाह का आक्रमण, ये 35 के अंदर। तो 1 का 4 है, 2 का 1 है, 4 1 कहाँ दिख रहे हैं? 4 1 ये है। डी इसका आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 7वां है, महाराणा प्रताप की पराजय हल्दी घाटी में निर्णायक नहीं थी। इसका कारण है दिवेर के युद्ध के पश्चात उन्होंने आंतरिक मेवाड़ पुनः प्राप्त किया। क्या होगा इसका आंसर? ये बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई कर रखी है तो। बिल्कुल, महाराणा प्रताप की पराजय हल्दी घाटी में निर्णायक नहीं थी, कोई निर्णय नहीं निकला था। क्योंकि दिवेर जो 1582 के अंदर, दिवेर के अंदर महाराणा प्रताप ने पुनः अपने साम्राज्य को वापस प्राप्त कर लिया था। तो कथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण कथन की व्याख्या करता है। इसका आंसर ए है। अगला प्रश्न ये रहा, अमर सिंह प्रथम की संधि मेवाड़ की यथार्थवादी नीति का प्रतीक थी। इसका कारण है दीर्घकालीन संघर्ष से राज्य की सैन्य व आर्थिक शक्ति क्षीण हो चुकी थी। क्या रहेगा इसका आंसर? बताइए, दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े। बिल्कुल, अमर सिंह ने अपनी यथार्थवादी नीति का परिचय देते हुए मुगलों से संधि कर ली थी। क्योंकि विद्यार्थियों, एक अच्छा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा चाहता हो।
केवल युद्ध ही युद्ध करना ये एक अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमारे पास संसाधनों की उपलब्धता रहे या नहीं रहे, कभी कभी बैकफुट पे आना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कभी कभी रण छोड़ना भी पड़ता है। भगवान खुद ने रण छोड़ा था और रण छोड़ कहलाए थे। तो ये एक दूरदर्शी सोच थी अमर सिंह जी की। हालांकि महाराणा प्रताप हमेशा हम सबके लिए आदरणीय महान है, लेकिन अमर सिंह जी की वो महाराणा प्रताप के साथ में थे, इसलिए इनकी जो शक्तियाँ थी वो दब गई, इनकी जो प्रसिद्धि थी वो दब गई, क्योंकि हमने सारी प्रसिद्धि महाराणा प्रताप को दे दी। लेकिन अमर सिंह जी की जैसा शासक आज दिन तक कोई नहीं हुआ। एक प्रजावत्सल शासक, एक बहादुरी से लड़ने वाला शासक और एक दूरदर्शी सोच वाला शासक, विद्वान व्यक्ति था अमर सिंह। इन्होंने मुगलों से संधि की थी। क्यों? क्योंकि दीर्घकाल से संघर्ष चलता आ रहा था। सैन्य की आर्थिक शक्ति जो थी वो क्षीण हो चुकी थी। तो ये कथन और कारण दोनों ही इसके सही है। इसकी व्याख्या व्याख्या भी करता है ना। क्यों की संधि? क्योंकि दीर्घकाल से संघर्ष से राज्य की सैन्य और आर्थिक क्षीण हो चुकी थी, इसलिए इसको करनी पड़ी। खैर, अगला प्रश्न। ये प्रश्न बताइए, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये 1818 ईस्वी की जो संधि थी मेवाड़ की अपने उनके साथ में, अंग्रेज़ों के साथ में, उसको लेकर के पहला, इसमें 4 कथन दिए गए, कौन से कथन सही है। अब इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। इसमें पहला कथन है कि यह समझौता मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। क्या सही है? इस समझौते के तहत मेवाड़ राज्य ने अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता, पैरामाउंटेंसी स्वीकार की। तीसरा है, अंग्रेज़ों ने मेवाड़ को आंतरिक स्वायत्ता प्रदान की, परंतु उसकी बाह्य नीति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। और चौथा है, इस समझौते के परिणाम स्वरूप मेवाड़ को मराठों से पूर्णतः स्वतंत्रता मिल गई और अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप समाप्त हो गया। दिखने में तो सर सारे ही सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गूगली है, ध्यान से सुनो। ये समझौता बिल्कुल भीम सिंह जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से किया था, पहला सही है। इस समझौते के तहत मेवाड़ राज्य ने अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्वीकार की, बिल्कुल सर्वोच्चता स्वीकार की थी। और आंतरिक जो स्वायत्ता थी वो मेवाड़ के पास में थी, लेकिन बाह्य नियंत्रण जो था उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार था कि किसी अन्य राज्य से अगर समझौता किया करना है तो वो अंग्रेज़ों से पूछ के करना होगा, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कि ये आंतरिक स्वायत्ता प्रदान की, परंतु उसे बाह्य नीति, ये भी तीसरा भी सही है। चौथा क्या, इस समझौते के परिणाम स्वरूप मेवाड़ को मराठों से पूर्णतः स्वतंत्रता मिल गई। ये संधि क्यों हुई थी? क्योंकि मराठों और पिंडारियों के आक्रमण हो रहे थे राजस्थान पे बार बार, तो इनको रोकने के लिए ही भीम सिंह जी ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली थी कि यहाँ से सहायता प्राप्त हो जाएगी तो मराठे हमें लूटने नहीं आएंगे, क्योंकि मराठों का अंत हुआ करता था उस समय राजस्थान पर। तो ये भी सही है, मराठों से पूर्णतः स्वतंत्रता मिल गई और अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप समाप्त हो गया। यहाँ पर अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप समाप्त नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप बढ़ा था। तो 1 2 3 सही है, तो इसका आंसर ए रहने वाला है। अगला प्रश्न। उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना मेवाड़ की सामरिक पुनर्रचना, माफ़ कीजिएगा, उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना मेवाड़ की सामरिक पुनर्संरचना का परिणाम थी। चित्तौड़ मैदानी दुर्ग होने से बार बार घेराबंदी का शिकार हुआ तथा अरावली क्षेत्र अधिक सुरक्षित था। इसका आंसर बताइए। बिल्कुल, उदयपुर की स्थापना मेवाड़ की सामरिक पुनर्संरचना का परिणाम थी। उदय सिंह ने ही इसकी स्थापना की थी। कारण क्या है? चित्तौड़ मैदानी दुर्ग होने से बार बार घेराबंदी का शिकार हुआ तथा अरावली क्षेत्र अधिक सुरक्षित था। इसका कारण भी सही है, चित्तौड़ मैदानी दुर्ग होने से बार बार घेराबंदी का शिकार हुआ तथा अरावली क्षेत्र अधिक सुरक्षित था। तो इसलिए, क्योंकि चित्तौड़ पर बाद में अधिकार हो जाता है अकबर का, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझ चुका था अकबर, इसलिए यहाँ से जाना पड़ा। तो उदय सिंह ने अरावली के भीतर उदयपुर के अंदर, वर्तमान में जो उदयपुर है, यहाँ पर उदयपुर की स्थापना की। तो कथन और कारण दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी करता है, तो इसका भी आंसर ये रहेगा। अगला प्रश्न कि 1535 ईस्वी में मोहम्मद शाह के आक्रमण ने मेवाड़ की सामरिक संरचना को गहरा आघात पहुंचाया, क्योंकि इस आक्रमण के दौरान चित्तौड़ में जोहर हुआ और राज परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। कथन सही है, बिल्कुल। 1535 में मेवाड़ पर आक्रमण तो होता है ना, सामरिक संरचना पर आक्रमण होता है, क्योंकि इस आक्रमण के दौरान चित्तौड़ में जोहर भी हुआ था, बिल्कुल जोहर हुआ था और राज परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था। ये कारण तो सही लग रहा है मेरे को। इसमें बताइए क्या गलती है। बिल्कुल, यहाँ पर मोहम्मद शाह नहीं थे, बहादुर शाह थे। कौन थे? बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था, तो मोहम्मद शाह गलत है, तो कथन गलत है, कारण सही है। इसका आंसर डी होगा। अब ध्यान रखना विद्यार्थियों, थोड़ा सा स्तर अब घुमावदार प्रश्न आने वाले हैं आपके सामने। अगला प्रश्न, ये बताइए, इसका आंसर कौन बता पाता है। नागदा, आहड़, चित्तौड़, उदयपुर, दूसरा सिसोदिया उत्कर्ष, अरावली आधारित राजधानी, प्रारंभिक गोहिल सत्ता और प्रारंभिक प्रशासनिक केंद्र। बताइए, नागदा, नागदा क्या थी? नागदा प्रारंभिक गोहिल सत्ता, गोहिलों की पहली राजधानी क्या थी? नागदा थी। तो इसका आंसर ये रहने वाला है, ठीक है। आहड़, आहड़ प्रारंभिक प्रशासनिक केंद्र बनाया था इसको, तो इसका आंसर
4 है। चित्तौड़ क्या है? चित्तौड़ को राजधानी सिसोदिया उत्कर्ष हमीर ने चित्तौड़ सिसोदिया उत्कर्ष यहीं से माना जाता है। और उदयपुर ये अरावली आधारित राजधानी है। उदय सिंह ने चित्तौड़ को छोड़ने के बाद अरावली के अंदर उदयपुर की जो स्थान है वहाँ पर राजधानी बनाई थी। तो इसका आंसर क्या है? पहले का 3, पहले का 3 है, तो ये सीधा ही अपना सही हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत लेंथी प्रश्न था ये, दिमाग लगाया तो कुछ नहीं था, और अगर आपने रटा हुआ है तो आप नहीं कर पाए। खानवा का युद्ध मेवाड़ के राजनीतिक प्रभुत्व के क्षरण का संकेत था। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हुए और उसके बाद राजपूत संघ विघटित हो गया। क्या सही है इसमें? बिल्कुल, खानवा का युद्ध जो था मेवाड़ के राजनीतिक प्रभुत्व के क्षरण का संकेत था, क्योंकि महाराणा सांगा ने पूरे उत्तर भारत के राजपूतों को संगठित किया था, उसके बावजूद भी नतीजतन हार का सामना करना पड़ा था। तो ये गंभीर रूप से घायल हुए थे, उसके बाद राजपूत संघ विघटित हो गया था। तो ये भी आंसर सही है, दोनों ही कथन और कारण सही है, और इसकी व्याख्या भी करता है ना। समझ गया ना? खानवा के युद्ध मेवाड़ की राजनीतिक प्रभुत्व के क्षरण का संकेत था। क्यों? क्योंकि संघ इस युद्ध के अंदर गंभीर रूप में घायल हो गए थे और राजपूत संघ विघटित हो गया था। अगला प्रश्न, ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति से गोहिल वंश की वंशावली का महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त होता है। यह प्रशस्ति राणा कुंभा के आदेश से उत्कीर्ण की गई थी। बिल्कुल, कथन सही है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है वो गोहिल वंश की वंशावली का विवरण बताती है, और यह प्रशस्ति कुंभा के आदेश से उत्कीर्ण की गई थी। बिल्कुल, कुंभा के आदेश से उत्कीर्ण की गई थी, और उसमें गोहिल वंश की वंशावली है। तो कथन और काम दोनों सही है। तो ये रहा 15वां प्रश्न आपके सामने। ये हुरडा सम्मेलन से संबंधित है, जो 17 जुलाई 1734 में एक सम्मेलन होता है हुरडा, भीलवाड़ा के अंदर स्थान पड़ता है हुरडा। तो उस सम्मेलन को लेकर के ये प्रश्न है। इसका ऑप्शन 1 है कि इसका आयोजन मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की पहल पर किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप के विरुद्ध राजपूत राज्यों की सामूहिक सुरक्षा नीति बनाना था। इस सम्मेलन में आमेर, मारवाड़ और बूंदी के शासकों ने भाग लिया था। और चौथा है कि इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को प्रभावी रूप से लागू किया गया, जिसके कारण मराठों का प्रभाव राजस्थान में समाप्त हो गया। बताइए कौन से कथन सही है और कौन सा गलत है? जी हाँ, ये सम्मेलन हुरडा भीलवाड़ा के अंदर होता है 17/7/1734 के अंदर। इसका आयोजन मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की पहल पर किया जाता है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बिंदु ये है कि इसकी अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी, जो मेवाड़ के महाराणा थे। ये मुख्य रूप से बड़ी रियासतें तो 3 थी, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर। इन तीनों बड़ी रियासतों के साथ में छोटी छोटी रियासतें भी थी, जैसे कोटा, बूंदी, नागौर वगैरह, यहाँ के शासक भी आए थे। और ये सम्मेलन हुआ था मराठों के अगेंस्ट, क्योंकि मराठे उस समय राजस्थान के अंदर आक्रमण किया करते थे। तो मराठों को रोकने के लिए इन्होंने एक सम्मेलन किया और इन्होंने एक संगठन बनाया। इन्होंने कहा कि जो भी एक का शत्रु होगा ना, तो वो हम सब का शत्रु होगा, और एक का मित्र हम सब का मित्र होगा। लेकिन विद्यार्थियों, ये सम्मेलन लास्ट में एक प्रकार से कहे तो ये कागजी कार्रवाई तक सीमित रहा, क्योंकि इसकी पालना कोई कर नहीं पाया था। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, 2 भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी गलत है, सही नहीं है चौथा, क्योंकि जिससे मराठों का प्रभाव राजस्थान में समाप्त हो गया, समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि ये सम्मेलन खरा उतर नहीं पाया था। तो इसका आंसर होगा आपके 1, 2 और 3। ये रहा, ये इसका आंसर 1, 2 और 3 इसका आंसर है। अगला प्रश्न, राणा राज सिंह ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया, कारण कि उन्होंने जजिया कर के विरोध में खुली प्रतिक्रिया दी तथा धार्मिक स्वायत्ता का समर्थन किया। बिल्कुल, राज सिंह जी ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था, सही बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जजिया कर के विरोध में खुली प्रतिक्रिया दी। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर कहा जाता है, क्योंकि ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुस्लिम नहीं होते थे ना, उनसे ये कर लिया जाता था। तो राज सिंह जी ने इसका विरोध किया था। हालांकि राज सिंह पहले स्टार्टिंग में जब जो उत्तराधिकारी संघर्ष था, उस समय राज सिंह, उसके बाद में राज सिंह औरंगजेब को समर्थन देते हैं, लेकिन बाद में जब इसने जजिया कर लगाया था, तो उस समय 1769 के आसपास लगभग ये जजिया कर लगाता है, तो राज सिंह इसका विरोध करते हैं। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, राणा कुंभा की हत्या उत्तराधिकार संघर्ष का परिणाम थी। इसका कारण है क्योंकि उनके चाचा व मेरा ने सत्ता प्राप्ति के हेतु षड्यंत्र किया। राणा कुंभा की हत्या उत्तराधिकार संघर्ष का परिणाम थी। बिल्कुल सही बात है, उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर के ही सांगा की मृत्यु हुई थी, क्योंकि उसके चाचा व मेरा ने सत्ता प्राप्ति हेतु षड्यंत्र किया था। सही बात है, ऑप्शन तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या, क्या चाचा और मेरा ने, ध्यान याद कीजिए, मोक्कल की हत्या की थी। किसकी की थी? जो कुंभा के पिताजी थे मोक्कल, उनकी उसकी हत्या की थी। तो इनकी हत्या, कुंभा की हत्या कुंभा के पुत्र उदा के द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन आर गलत हो जाता है, कारण गलत हो जाता है। तो कथन सही है, लेकिन कारण गलत है। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा, ये सिंपल प्रश्न है। विजय स्तंभ, इसका निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ राणा कुंभा, सही है। उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने,
ठीक है। देवर देवर नहीं, दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप ने। और राज प्रशस्ति रासिंग, ये राजसमंद झील के उत्तरी किनारे पे लिखी हुई नहीं, ये सब आपको बताया, सिंपल सवाल था ये तो। 19वां प्रश्न, मेवाड़ ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं किए, क्या सही बात है? क्यों? क्योंकि सिसोदिया शासकों ने स्वाभिमान और स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना। बिल्कुल, स्वाभिमान का दूसरा नाम ही सिसोदिया वंश था। तो दोनों ही कथन सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न, ये भी सिंपल प्रश्नों में आता है। दिवेर का युद्ध मेवाड़ के पुनरुत्थान का प्रतीक था। इस युद्ध के बाद मेवाड़ का आंतरिक भूभाग पुनः सिसोदिया नियंत्रण में आ गया, क्या ये प्रश्न सही है? दिवेर का युद्ध 1582, महाराणा प्रताप दिवेर का युद्ध करते हैं पहले। हालांकि हल्दी घाटी का युद्ध होता है जो अनिर्णायक रहता है। क्यों उसको अनिर्णायक हम क्यों कहेंगे? क्योंकि जस्ट उसके बाद 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध करके पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। तो पुनः अधिकार किया मतलब पुनरुत्थान, वापिस उत्थान हो गया था मेवाड़ का ना। तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इस युद्ध के बाद एक सेकेंड, क्योंकि इस युद्ध के बाद मेवाड़ का आंतरिक भूभाग पुनः सिसोदिया नियंत्रण में आ गया था। बिल्कुल सही बात है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, इसका हाँ, इसमें आप कर सकते हो। संगीत राज महाराणा कुंभा का ही ग्रंथ है। राज प्रशस्ति आपको पता है राज सिंह का है। कुंभलगढ़, दुर्ग नीति और हल्दी घाटी क्षेत्र, ये भी सिंपल सवाल ही था। मिलान वाले थोड़े से सिंपल रखे हैं प्रश्न। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं और लेवल इसका बढ़ाने का सोच रहा हूँ। आप रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा, ये क्लास कैसी है, क्या प्रश्नों का लेवल अच्छा है या इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। 22वां प्रश्न है कि सिसोदिया शासकों ने स्वयं को सूर्यवंशी परंपरा से जोड़ा। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने इससे उनकी वैद्यता और गौरव की परंपरा सुदृढ़ होती हैं। बिल्कुल, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी करता है। चलिए, राणा सांगा ने दुर्ग नीति को सुदृढ़ किया। इसका कारण है कि मालवा और गुजरात की शक्तियों से निरंतर संघर्ष की स्थिति रखी। ये आंसर कौन बताएगा? इस प्रश्न का आंसर अगर आपने बताया ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मान के चलिए ये एक प्रकार से घुमा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न कभी कभी मित्रों क्या होता है कि प्रश्न को देख करके ही उत्तर किया जाता है। अब देखने में दोनों ही सही लग रहे हैं मेरे को तो, लेकिन यहाँ पर ये बात संगा की नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कुंभा की, है ना। कुंभा की दुर्ग, हालांकि दुर्ग नीति को सुदृढ़ सांगा ने भी 1-2 दुर्ग बनवाए थे, लेकिन कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। आप पढ़ते हो, है ना, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया और दुर्ग नीति राणा कुंभा के द्वारा थी, है ना। इसके अंदर सांगा नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। मालवा और गुजरात की शक्तियों से निरंतर संघर्ष की स्थिति थी। बिल्कुल, कुंभा मालवा और गुजरात से निरंतर संघर्ष किया था। सांगा ने भी किया था, लेकिन ये प्रश्न यहाँ पर कुंभा के लिए है। तो इसका ए गलत है, मतलब कथन गलत है और कारण सही है, तो इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न कर पाओ ना तभी। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, हाँ ये बताओ। ये सिंपल ही है प्रश्न, अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है आपके 3 में। बहादुर शाह का आक्रमण, ये अपन ने पढ़ा था, पिछली बार प्रश्न भी आया हुआ है ना, 35 के अंदर। अगला है अकबर का आक्रमण, अकबर ने बिल्कुल उदय सिंह के टाइम किया था 1568 में, और जहांगीर से संधि अमर सिंह ने 1615 में की थी। तो इसका होगा 3-2-1-4, 3-2-1-4, ये होगा इसका आंसर, 3-2-1-4। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका रहेगा। अगला प्रश्न, अगला है कि राणा कुंभा के काल में साहित्य एवं स्थापत्य का उत्कर्ष हुआ, कारण कि वे स्वयं विद्वान और कला के संरक्षक थे। बिल्कुल, राणा सांगा के काल में साहित्य एवं स्थापत्य का उत्कर्ष हुआ। स्थापत्य यानी कि 32 दुर्ग इन्होंने बनवाए, बहुत सारे साहित्य की रचना भी इसके यहाँ दरबारी विद्वान भी हुआ करते थे। सांगा स्वयं, माफ़ कीजिएगा, कुंभा स्वयं विद्वान व्यक्ति था। इन्होंने खुद ने कई ग्रंथ लिखे संगीत को लेकर कहें या फिर, और कुशल वीणा वादक भी थे। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न, मेवाड़ का सामरिक भूगोल उसके दीर्घकालीन प्रतिरोध का आधार बना। अरावली की पर्वतीय संरचना ने छापामार युद्ध पद्धति को असंभव बनाया। इसका आंसर कीजिएगा। मेवाड़ का सामरिक भूगोल, यहाँ की यानी कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, जो भौगोलिक स्थिति है वो दीर्घकालीन प्रतिरोध का आधार बनी, लंबे समय तक उसका प्रतिरोध करने का आधार बनी। तो बिल्कुल मेवाड़ की सामरिक स्थिति अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। वहाँ पर यहाँ के राजा छापामार युद्ध पद्धति में निपुण थे। तो कोई भी आता था तो छुप करके वार करते थे, गुरिल्ला युद्ध पद्धति जिसे कहते हैं, जिससे दुश्मन को भनक तक नहीं लगती थी और दुश्मन का खात्मा हो जाया करता था। तो ऑप्शन ये तो सही है, अरावली की पर्वतीय संरचना ने छापामार युद्ध को संभव बनाया। क्या सही है? असंभव नहीं बनाया, छापामार को संभव बनाया, है ना। असंभव नहीं होगा, इसका संभव होगा, तो ये आंसर गलत है। यहाँ पे इतनी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होती है और अपन जल्दबाजी में कर जाते हैं, है ना। तो ये मिस्टेक ही तो यहाँ पे अपने को रिप्लेस करनी है। अपन ऐसी मिस्टेक नहीं करें एग्जाम के अंदर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कथन सही है, लेकिन कारण गलत है। तो इसका आंसर होगा सी।
अगला प्रश्न ये रहा, बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, इसका आंसर बताइए। ये भी सिंपल सा सवाल ही है। महाराणा प्रताप दिवेर का युद्ध, देवर नहीं है, दिवेर थोड़ा लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हुई है। और खानवा का युद्ध आपको पता है महाराणा सांगा ने किया था, है ना। बप्पा रावल चित्तौड़ पर अधिग्रहण सबसे पहले बप्पा रावल ने किया था, और राणा हमीर चित्तौड़ का पुनरुद्धार किया था। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, इसका ऑप्शन डी राइट होगा, है ना। अगला प्रश्न, 1568 में अकबर द्वारा चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ की राजधानी स्थायी रूप से स्थानांतरित हुई, क्या ये सही है? चित्तौड़ की सामरिक स्थिति दीर्घकालीन रक्षा हेतु अनुपयुक्त सिद्ध हुई, इसका बताइए। अभी पिछला प्रश्न आपने देखा है, उसमें इसमें थोड़ा सा फर्क है। 1568 में अकबर द्वारा चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ की राजधानी स्थायी रूप से स्थानांतरित, बिल्कुल। उदय सिंह ने 1568 के अंदर ये युद्ध होता है। इसके बाद में उदय सिंह उदयपुर की स्थापना करते हैं, जो अरावली प्रबंध श्रृंखला के बीच में आया हुआ था। और चित्तौड़ की सामरिक स्थिति दीर्घकाल रक्षा हेतु अनुपयुक्त सिद्ध हुई, मैदानी भागों में था चित्तौड़। तो यहाँ पर क्या है कि अकबर ने घेरा डाल दिया, और बाद में फिर जो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी वो इस युद्ध के अंदर अनुपयुक्त सिद्ध हुई, क्योंकि फिर अकबर अधिकार कर लेता है चित्तौड़ पर। तो इसका कारण भी सही है ना। ये चित्तौड़ के, ये विशेष चित्तौड़ के बारे में बोल रहा है, मेवाड़ का नहीं बोल रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर। अगर मेवाड़ होता ना तो मेवाड़ के लिए वो दीर्घकालीन रक्षा तो उपयुक्त सिद्ध होती, लेकिन ये चित्तौड़ की बात कर रहा है। तो चित्तौड़ को इन्होंने जीत लिया था, क्योंकि 4 महीने घेरा डाला था ऐसे करके। तो इसका क्या होगा, कथन और कारण दोनों ही सही है ना। और इसकी व्याख्या भी करता है ये। अगला प्रश्न, अमर सिंह जहांगीर संधि मेवाड़ की पूर्ण पराजय का प्रतीक थी, इसका कारण है क्योंकि सिसोदिया शासकों ने वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं किए और चित्तौड़ पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध रहा, इसका आंसर बताओ। अमर सिंह और जहांगीर की 1615 के अंदर संधि होती है। अपन ने पिछला प्रश्न पढ़ा था, मैंने कहा अमर सिंह जी ने अपनी दूरदृष्टि सोच को मद्देनज़र रखते हुए संधि की थी, क्योंकि पूर्ण काल माफ़ कीजिएगा लंबे काल से युद्ध की स्थितियाँ बनी हुई थी, तो उनके पास में संसाधन भी सीमित हो रहे थे, तो उन्होंने ये संधि करना स्वीकार किया था। क्या ये पराजय का प्रतीक थी? क्या पराजय का प्रतीक नहीं थी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पराजय कैसे हो जाएगी? पराजय तो वो होती है कि उसके अधीनस्थ रह करके कार्य करें, क्योंकि सिसोदिया शासकों ने वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं किए थे। अगर अधीन होता तो ये विवाह भी करते, है ना। अधीनस्थ इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, बराबरी की संधि हुई थी इनके बीच में, तो ऑप्शन ए गलत होगा। इसका कारण ये ऑप्शन सही है ना। सिसोदिया शासकों ने वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं की थे, ठीक है ना। तो कथन गलत है, कारण सही है, इसका होगा डी होगा इसका, है ना। अगला प्रश्न 30वां, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा, रासिंग पीछे आगे शताब्दियां दी हुई है, इस प्रश्न का आंसर कीजिए। बिल्कुल आप पॉज करके कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। रासिंग जी, महाराणा सांगा, कुंभा और हमीर। राणा हमीर तो अपन 1300 के बाद में देखते हैं, है ना। 1303 में ऐसे प्रश्न को ऐसे हल करो। 1303 में युद्ध हो गया, ये अलाउद्दीन खिलजी वाला। राणा शाखा, वो जो रावल शाखा थी वो समाप्त हो गई, फिर हमीर आते हैं वापस। हमीर सिसोदियों का पुनः उत्थान करते हैं, है ना। तो वो 1300 और ऊपर 1326 से 30 के मध्य है, लगभग मध्य का काल है। तो 1300 से ऊपर जितने भी, 1300 के बाद में जितने भी वर्ष होंगे ना, वो 14वीं शताब्दी में आएंगे, ये भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो ये 14वीं शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद राणा कुंभा, राणा कुंभा आप देखते हो, अगर आपको याद हो तो 1437 वाला सारंगपुर युद्ध, आपको पता होगा कि वो युद्ध जीतने के बाद में कुंभा ने ये बनवाया था अपने विजय स्तंभ। तो 1400 प्लस कुछ साल है, तो वो कौन सी शताब्दी माना जाएगा? तो वो 15वीं शताब्दी माना जाएगा, ठीक है। फिर सांगा, सांगा आपने देखा होगा, ये 1500 और ऊपर कुछ उन वर्षों में रहे, तो मतलब 16वीं शताब्दी, है ना। और रासिंग, रासिंग 1600 और कुछ, रासिंग का अगर आपको काल याद नहीं है तो समझ लीजिए औरंगजेब के सामने इन्होंने संघर्ष किया था। तो औरंगजेब का काल आपको पता होगा 1658 के बाद से है ना। तो 1658 मतलब 1658 से लेकर के 1707 तक है, तो रासिंग का काल भी लगभग यही रहा, है ना, 1680 तक के को लेकर के। तो ये कौन सी शताब्दी होगी? 1600 से प्लस है तो 17वीं शताब्दी होगी, है ना। तो इसका क्या होगा? 3 2 1 4, 3 2 1 4, ये थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है इसका। 3 2 1 4, ये ऑप्शन सही होंगे, है ना। 3 2 1 4 होगा इसका, ये ऑप्शन मिस्टेक है, इसका सही आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। तो चलो यहाँ तक आज प्रश्न पूरे होते हैं। वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि विद्या मित्रों शेयर करने से बढ़ती है। इससे आप जो आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको अपने आप मिल ही जाती हैं। तो मेरा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछला वीडियो के अंदर अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, है ना। मैंने सोचा नहीं था कि इतने व्यूज़ आ जाएंगे, इतने लोग देखेंगे। तो निश्चित तौर पर मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। हो सकता है शुरुआती दौर है ना, इतना अनुभव नहीं है,
तो थोड़ा सा इस वर्चुअल माध्यम का अनुभव है नहीं। ऑफलाइन क्लासेस का तो है, लेकिन वर्चुअल माध्यम पे मैं फर्स्ट बार आया हूँ। तो इसमें अपन धीरे धीरे मिलकर करेंगे तो कर जाएंगे, लेकिन कंटेंट अच्छा दूंगा मैं आपको, ये आप तय मान करके चलिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं होगी। मैं हमेशा आप लोगों के भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए पेपर बनाऊंगा। इसमें कोई ऐसी कॉपी कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं रखूंगा, या कोई किसी भी प्रकार की घास नहीं काटूंगा। देखो, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली क्लास में।